तो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण सर, आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले से जानते हैं और धीरे धीरे हम सब की संख्या बढ़ती जाएगी और हम सब एक साथ लॉ के फील्ड में कुछ बेहतरीन करने का, जज बनने का, एपीओ बनने का, लॉ का शिक्षक बनने का बहुत सारा काम करने वाले हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो बात ये है कि एक दौर चल रहा है, आप देख रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी आप देखते होंगे और बहुत सारे कोचिंग्स की भी स्थितियों को आप अवलोकन करते हैं। इन सब बातों से मैं पर्सनली थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करता हूँ और बहुत सारे बच्चों की डिमांड के कारण मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ। और वो बातें ये हैं कि लॉ को हम किस तरह से ले रहे हैं या हम कैसे पढ़ रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं। बहुत सारे आप देखते होंगे कि 2 घंटे में आईपीसी या बीएनएस खत्म, 4 घंटे में सीआरपीसी खत्म, कॉन्स्टिट्यूशन 6 घंटे में खत्म। ये जो प्रक्रिया है ये हमें मजबूत नहीं बना रही है, ये हमें कमज़ोर बना रही है। तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप वास्तव में लॉ क्या है, हाउ टू रीड योर बेयर एक्ट, एज वेल एज द कोरिलेशन विद द अदर सेक्शंस एंड लॉ, अन्य विधियों से, अन्य सेक्शन से उसका क्या कोरिलेशन है, एनालिटिकल अप्रोच, क्या एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए आपका पढ़ने के दौरान, उन चीज़ों को जानना, केस स्टडी, एमसीक्यू सॉल्व करने से लेकर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पे ध्यान देना होता है, वह है मीन्स राइटिंग, राइटिंग स्किल। इन सारी चीज़ों को जो एक वास्तव में क्रमबद्ध रूप से चलनी चाहिए वो हम आपके साथ करना चाहते हैं और ये हमारी व्यक्तिगत इच्छा भी है और बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी है। अब हम और आप मिलकर इस युद्ध को किस तरह से जीतते हैं और किस तरह से हम लॉ को सच में समझने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन में लॉ को उतारते हैं, समझते हैं, ये भविष्य में हम लोग तय करेंगे और निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। अब यहाँ जो बात आ रही है वो बात ये आ रही है कि कुछ जो नए लोग हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। तो मेरा नाम प्रवीण दुबे है। मैं पिछले 19 वर्षों से जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराता रहा। मेरे बहुत सारे बच्चे जुडिशरी में सेलेक्ट हुए हैं, एपीओ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और यह जानने का बहुत सरल माध्यम है, इसको जाना भी जा सकता है। वर्तमान में पिछले 2 वर्षों से मैं दृष्टि आईएएस नामक एक बहुत ही रिनाउंड संस्था है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसका फैकल्टी मेंबर हूँ। उसके द्वारा एक उसकी सिस्टर विंग तैयार की गई चलती है, वो दृष्टि जुडिशरी नाम से है और दृष्टि जुडिशरी में मैं प्रारंभ से ही इन्वॉल्व हूँ। ये तो मेरे बारे में जानकारी हो गई जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है कि मैं पढ़ा कैसा रहा हूँ और आपको समझ में कैसा आ रहा है, तो हम लोग उस पर भी आने वाले हैं। अभी इस बात की चर्चा आवश्यक है सबसे पहले कि यूपी एपीओ की वैकेंसी आई है और यूपी एपीओ की वैकेंसी के संदर्भ में ही बहुत सारे जगहों पर आप देख रहे हैं कि क्रैश कोर्स चल रहा है। मैं क्रैश कोर्स के समर्थन में भी हूं, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप किसी चीज को इतनी ईजिली खत्म कर दें, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे, मतलब अगर कोई टीचर आपको पढ़ाता है पूरी तरह से, तो कम से कम जैसे बीएनएस है जिसको हम आईपीसी के तौर पे पहले देखा करते थे, उसमें आपको मिनिमम कुछ लगभग 150 घंटे, 120 से 150 घंटे की आवश्यकता होती है। इतना टाइम आपका उसमें लग जाता है, पहली बात। तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि हम भी अच्छे से उन चीज़ों को कर सकें और पूरा समय हम अपना उस पर दे सकें, पहली बात। दूसरी चीज़ की एक बात कही जाती है कि प्रीलिम्स के हिसाब से तैयारी करानी है तो कुछ 4 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे में वो कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बहुत गंभीरता से ये बताना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स जो है, ये देख लीजिए जरा लाइट का क्या इशू है। प्रीलिम्स की जब आप बात करते हैं तो वास्तव में प्रीलिम्स ज़्यादा डेप्थ है, ज़्यादा गंभीरता से देखे जाने के लायक है। तो प्रीलिम्स को बहुत लाइटली लेना बिल्कुल उचित नहीं है, उसे और गंभीरता से पढ़ना चाहिए। जबकि मेंस में आप कुछ एक चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि मेंस में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि क्या आपको देखना है और क्या नहीं देखना है। कुछ अभी चूंकि ये प्रथम दिन है और हम लोग प्रयास शुरू कर रहे हैं, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं जो निश्चित रूप से अगली कक्षा में आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और आप क्षमा कर भी देंगे, क्योंकि अभी हम भी तो नए हैं इसके लिए। यद्यपि दृष्टि में हम लोग ऑनलाइन आते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, हाइब्रिड क्लास होती है, लेकिन हम उस संस्था इतने बड़े नहीं हैं, सामान्य तौर पे आपके साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए समस्याएं आ रही हैं, उसको आप समझ सकते हैं। तो अब मुद्दा है कि हमारा जो पहला टॉपिक है या पहला सब्जेक्ट क्या है और पहला सब्जेक्ट का पहला टॉपिक क्या है। हम आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी वे में उन चीज़ों को जानेंगे और प्रयास करेंगे कि हम उन चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझें और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। एपीओ में आपके जितने प्रश्न आ चुके हैं, जे में जितने प्रश्न आ चुके हैं और जितने नए प्रश्न बनने की संभावना है, उनको ध्यान में देते हुए बहुत ही डेप्थ वे में
सिंगल पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, और यदि आपको लगता है कि मेरा कोई एक पॉइंट छूट गया तो हम अगली कक्षा से एक और प्रयास करेंगे कि हम आपके कमेंट्स ले सकें और आपके कमेंट्स पर हम उत्तर दे सकें, आपको सेटिस्फाई कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सेटिस्फेक्शन ही हमारा रिजल्ट है, हमारा पारिश्रमिक है। और प्रीलिम्स के जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, उसका उत्तर आपको दे दिया जाए। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट जिसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं वो सब्जेक्ट है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे आप पहले इंडियन पीनल कोड के नाम से जानते थे। बहुत सारी चीजों पर चर्चा एक साथ नहीं शुरू हो सकती, लेकिन सामान्य तौर पर हम किसी चीज को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जिस टॉपिक का, वो टॉपिक है कि अपराध और आपराधिक मानसिकता क्या है। हम लोग बात कर रहे हैं क्राइम की। क्राइम, थोड़ा सा बोल्ड, क्राइम, अपराध। थोड़ा संक्षेप में अपराध को जानेंगे और अपराध की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, उन परिभाषाओं को भी हम अगली कक्षा में बाकायदा नोट करेंगे और लिखेंगे। आज का जो मेरा मूल बिंदु है वो वास्तव में दुराशय का है, यानी कि मेंस रिया का है। अभी हम इस पे आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम अपराध को जान लें कि अपराध क्या होता है। देखिए, क्राइम इज अ सोशल फेनोमेनन, विदाउट क्राइम वी कैन नॉट बी इमेजिन द सोसाइटी, द वर्ल्ड। बिना अपराध के समाज की संरचना हो नहीं सकती। आप कहेंगे सर आप कैसी बात कर रहे हैं? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्राइम इज अ सोशल फेनोमेनन, ये एक सामाजिक परिदृश्य है। जैसे जैसे अपराध होते हैं और जिस जिस प्रकृति के अपराध होते हैं, जिन नेचर्स के अपराध होते हैं, उस तरह की विधियां समाज में बनाई जाती हैं। और विधि के बिना समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो विधि बनाई क्यों जाएगी? विधि बनाई जाएगी अपराध के नियंत्रण के लिए। और जो लॉ का जो मूल मकसद है ना बच्चों, वो क्या है? लॉ इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड बैलेंसिंग द हार्मनी बिटवीन द पर्सनल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। लॉ का यही मोटा मोटी मतलब है। तो जब आपको कानून की जरूरत होगी, सोसाइटी को रेगुलेट करने की जरूरत होगी, ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करने की जरूरत होगी, तो आपको क्या चाहिए? लॉ चाहिए। और वो लॉ क्यों जरूरत पड़ रही है? वो लॉ की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि वो लॉ जब क्राइम होता है तब हम उसके लिए लॉ बनाते हैं। फिर भी क्राइम की एक मोटा मोटी परिभाषा हमको अभी तक नहीं समझ में आई, तो उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें क्राइम के लिए कही। जैसे अगर हम लोग बात करें तो ऑस्टिन एक बहुत बड़े विधिशास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कमांड ऑफ सॉवरेन इज अ लॉ। संप्रभु का समादेश, संप्रभु कौन है? हमारे यहां संप्रभु संविधान है। वो उस दौर की बात करते हैं जिस दौर में राजतंत्र हुआ करता था। तो संप्रभु का समादेश, राजा का आदेश भी कानून है, और संप्रभु के समादेश की अवहेलना अपराध है। और अपराध के मामले में अभियोजन, प्रोसिक्यूशन राज्य ही करेगा। दैट्स मीन परसूड बाय द स्टेट ओनली। क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल लॉ परसूड बाय द स्टेट ओनली, यानी राज्य ही उस कार्य को, उस अपराध को नियंत्रित करने का एक मैकेनिज्म है, एक व्यवस्था है। लेकिन अभी भी बातें बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आती हैं। तब थोड़ा सा और ऑस्टिन के पीछे जाना होता है। ऑस्टिन के पीछे का मतलब जिनसे ऑस्टिन बहुत प्रभावित थे। मैं इन सारी बातों को संक्षेप में कराऊंगा, इसके लिए एक अलग वीडियो आपको बनाकर डाल दूंगा, आप देखना अपराध पर। लेकिन अभी हम लोग मेंस रिया पे आना चाहते हैं, थोड़ा सा अपराध पर चर्चा जरूरी है। ऑस्टिन प्रभावित थे एक अपने गुरु बेंथम से, जर्मी बेंथम से, जिन्होंने थ्योरी ऑफ पनिशमेंट लिखी। आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आपके प्रीलिम्स में एक और क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि एलिमेंटिया फिलोसफिया के रचयिता कौन थे? एलिमेंट ऑफ फिलोसफी, ये कहां से आ गई बात? ये बात यहां से आ गई कि एक बहुत बड़े विद्वान हुए हॉब्स। हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को एस्टैब्लिश किया, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में उन्होंने समाज की संरचना पे बात की। तो उन्होंने ये बताया कि प्रेगमेटिक एज में, प्राचीन काल में, जब हम जंगलों में रहते थे, हिंसा होती थी और शिकार करते थे, तो कमजोर को बलशाली मारता था, और कमजोर को जब बलशाली मारता था तो कमजोर कमजोर एकत्र होने लगे। ये एग्रीमेंट ऑफ यूनिटी से सोसाइटी बनी। तो फिर मजबूत भी एकत्र होने लगे। तो फिर दो सोसाइटी में कन्फ्लिक्शंस क्रिएट हुए, तो एक अधीनता का करार हुआ, यानी एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी व्यवस्था को चयनित करने की बात आई कि आप डिसाइड कर दीजिए भैया ये सही है कि ये सही है। उसको स्टेट का नाम दिया गया। फ्रॉम देयर अ लॉ डेवलप्स। उस समय से कानून बनना शुरू हुआ। तो वो कानून की क्या परिभाषा हुई? हॉब्स ने कानून की परिभाषा को बड़े सरल शब्दों में बोला। हॉब्स ने कहा जो भी अधिकार और दायित्व राज्य के द्वारा निर्धारित कर दिए गए वही कानून है, और दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप अपराध है। ये बात भी सही लगती है।
अगर आपके घर में बिना अनुमति कोई प्रवेश करता है तो यह अपराध है, बिना अनुमति आपको छूता है तो यह अपराध है, और चीजें डेवलप होती हैं। लेकिन अभी भी बहुत स्पष्ट परिभाषा, ये कहिए कि एक संक्षिप्त परिभाषा हो गई हो, ऐसा नहीं है। एक बड़े विद्वान है प्रोफेसर हुडा जी ने अपराध की परिभाषा बताते हुए यह कहा कि अपराध वह कार्य है जो समाज के द्वारा घोर निंदनीय है, हाईली कंडेनेबल बाय द सोसाइटी। तो समाज के द्वारा तो बहुत सारी बातें घोर निंदनीय है, लेकिन वो अपराध नहीं है। वो अनैतिक हो सकती हैं, वो इमोरल है, लेकिन अपराध हो ये जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे, ब्लैकस्टोन साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। ब्लैकस्टोन साहब ने कहा कि जिसे समाज स्वीकार न करता हो और राज्य जिसके लिए दंड की व्यवस्था करे वही अपराध है। तो बहुत सारी जगहों पर तो हम अपराध नहीं करते, सिविल रॉन्ग होता है। सिविल रॉन्ग में अगर हम कॉम्पनसेट नहीं करते हैं, जुर्माना नहीं देते हैं, तो उसके लिए हमको पनिशमेंट मिलती है, तो क्या वो भी अपराध है? क्वेश्चन पैदा किए जा सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट किए जा सकते हैं। इन सारी चीजों को हटाते हुए एक बड़ी खूबसूरत परिभाषा आती है, बहुत महान, मेरे बहुत फेवरेट हैं, स्टीफन महोदय की परिभाषा, और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। इनकी परिभाषा भी एग्जाम में पूछी हुई है। मैं जितने देर आपसे डिस्कस करूंगा, जब तक करूंगा, यानी जब तक मैं पढ़ाऊंगा जीवन में, तब तक हर एक बात आपके एग्जाम में आई हुई है, आप इसको समझिएगा। आज जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो सब आपको मिलेगा। तो स्टीफन साहब ने क्या कहा? स्टीफन साहब ने कहा कि एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ मेड बाय स्टेट, वो आप जानते हैं, एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ इज अ क्राइम। बट इतनी ही बात इन्होंने नहीं कही। इन्होंने कही एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एज वेल एज अगेंस्ट द सोशल सेंटिमेंट्स एंड मॉरलिटी इज अ क्राइम। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही। इनके बाद में दो शब्द निकल के आते हैं, मैं उन दो शब्दों पर आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूंगा। उन दो शब्दों को आप जरूर अभी से दिमाग में रखें, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, चलिए, दो शब्द हम लोगों ने बात की, मैलम प्रोहिबिटम और मैला इनसे। ये आप लोगों ने सुना होगा कई बार। स्टीफन इसी परिभाषा को कह रहे हैं, और ये परिभाषा जब हम लोग मेंसरिया पढ़ेंगे तब हमको मिलेगी। आप देखिएगा आगे कैसे मिलती है। तो मैलम प्रोहिबिटम का मतलब होता है एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, कोई कार्य जो विधि द्वारा वर्जित है, निवारित है, वह क्या है? वह अपराध है। और मैला इनसे का मतलब होता है स्वतः अपराध, यानी वह कार्य जो न सिर्फ विधि द्वारा वर्जित है बल्कि सामाजिक संवेदना और नैतिकता के भी खिलाफ है। एक छोटा सा उदाहरण देकर हम लोग अपने मूल टॉपिक पर आएंगे। पानी पिलाना कभी अपराध नहीं होता अगर आप इंटेंशनली उसमें जहर मिला के या दूषित पानी नहीं दे रहे हैं, यानी कि प्लेन वाटर, गिविंग अ प्लेन वाटर फॉर दी एनी पर्पस, मतलब फॉर द ड्रिंक, अगर आप किसी को देते हैं तो वो अपराध नहीं है। लेकिन वही पानी जब आप दूध में मिला के देते हैं तो वो फूड एडल्ट्रेशन का मामला बन जाता है, वो अपराध हो जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि पानी पिलाना तो अपराध नहीं है, लेकिन सोशल सेंटीमेंट और मोरालिटी के अगेंस्ट है। क्या आप अपने दूधिया भाई से ऐसा चाहेंगे कि वो आपको दूध में पानी मिलाकर दें, या आप अपने बच्चों को दूध में पानी मिलाकर पिलाएं? आप नहीं चाहेंगे। इस पर हम लोग, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, इसको आप नोट कर लेंगे, इस पर हम लोग अभी आएंगे, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण केस अभी हम लोग आर वर्सेस प्रिंस का जो डिस्कस करेंगे उसका एक अंश है, आर वर्सेस प्रिंस। चलिए, तो अपराध की एक मोटा मोटी जानकारी हो गई, लेकिन इसमें दो तीन शब्दों का मैं और समामेलन करता हूं। अपराध के बारे में एक और चीज जो आपको जाननी चाहिए वो क्या है? वो है राइट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, जब आप कोई भी, सपोज हम आपको समझाते हुए बताएंगे तो आप ज्यादा सरल हो जाएगा। जैसे आप गहना पहन के या कोई महंगी वस्तु लेकर रास्ते में चलते हैं, तो आप कि अगर वो वस्तु आपसे छीन ली जाती है, फोर्सबली आपसे ले ली जाती है, जिसको हम सामान्य तौर पर लूट की बात करते हैं, तो उससे क्या होता है? पूरे समाज में कैओस क्रिएट होता है, फियर क्रिएट होता है। तो अपराध में फियर यानी भय, एनॉय यानी क्षोभ, और इंजरी यानी क्षति। क्षति विधिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक क्षति भी होती है, डिफामेशन, रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ना, मानसिक क्षति भी होती है। तो जब क्षति, भय, क्षोभ, ये तीनों किसी कार्य से उत्पन्न होता है तो उसको भी अपराध कहते हैं। ठीक, एक शब्द का मैं चाह रहा हूं कि वो भी मैं आपको बता दूं, राइट इन रेम, मैं यहीं पे लिख देता हूं, RIGHT, राइट इन रैम।
हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वबंधी बाध्यता। हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वबंधी बाध्यता। सर्वबंधी बाध्यता ही अपराध है। एक ऐसा अधिकार जो सभी व्यक्तियों को बाध्य करता है आपके प्रति कि आपकी किसी संपत्ति, आपकी किसी व्यक्ति या आपसे संबंधित किसी भी तरह की गतिविधि में कोई क्षति, भय, क्षोभ, बाधा उत्पन्न न करे। यह जो अधिकार है राइट इन रेम, असल में यह अपराध से संबंधित शब्द को प्रकट करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम, इन सारी चीजों पर अभी हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए अलग वीडियो बना के डाल देंगे। हम लोग जो मूल चर्चा का विषय अपना लेकर चल रहे हैं वो है हमारा मेंस रिया। मेंस रिया अपराध को आप थोड़ा थोड़ा समझ चुके होंगे। हम अब मेंस रिया की ओर आ रहे हैं। मेंस रिया से जुड़े हुए कुछ एक मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको लिखकर दे देता हूं, दिखा देता हूं। लेकिन मेंस रिया के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? जो हम क्राइम के एलिमेंट पे जब हम लोग चर्चा करते हैं तो उसमें ये सेकंड एलिमेंट की बात आता है। क्राइम का जब एलिमेंट की चर्चा होती है तो सेकंड एलिमेंट पे आता है। फर्स्ट एलिमेंट ह्यूमन बीइंग है। फर्स्ट एलिमेंट ह्यूमन बीइंग है। तो हम लोग तो ह्यूमन है ही, ह्यूमन पे चर्चा करने की हमको बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि ह्यूमन मीन्स यहां पर फिजिकल बॉडी है। इन फिजिकल बॉडी कॉर्पोरल, इलकॉर्पोरल को बॉडीज भी आती हैं, लेकिन अभी हम इसको सिंपली एक बॉडी समझ रहे हैं, एक शरीर समझ रहे हैं। असल में इसका मनोविज्ञान क्या है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थात उसकी मनः स्थिति। मनः स्थिति को प्रकट करने के लिए जो शब्द आता है वह है मेंस रिया। मेंस रिया। मेंस रिया को क्या कहते हैं? मेंस रिया को आप पैरामाउंट प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ के नाम, क्रिमिनल लॉ से जाते हैं। आपराधिक विधि का सर्वोच्च सिद्धांत है ये। आपराधिक विधि का सर्वोच्च सिद्धांत। सिद्धांत कुछ गलत लग रहा है, फिर से कर देते हैं। थोड़ा हिंदी में तंग है, उसे आप लोग समझ लीजिएगा। और मैं कहता भी हूं कि लॉ जो है ज्यादा बेहतर इंग्लिश में होता है, तो थोड़े थोड़े इंग्लिश शब्दों का प्रयोग भी करते रहना चाहिए। आपराधिक, अब आज का टॉपिक असल में अब जा रहा है शुरू होने। आपराधिक विधि का सर्वोच्च सिद्धांत। क्या कारण है कि इसको आपराधिक विधि का सर्वोच्च सिद्धांत कहा जा रहा है? आपराधिक विधि का सर्वोच्च सिद्धांत इसे इसलिए कहा जा रहा है कि नो वन कैन पनिशमेंट विदाउट डिप्रूविंग द मेंस रिया। बिना दूषित मन के किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। जब तक आपका मन दूषित नहीं है तब तक कोई भी व्यक्ति दंडित नहीं हो सकता। जितना सरल इस बात को सुनने में है, इसको समझना उतना ही जटिल है। तो प्रश्न से हम इसका उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो मेरा यह सिंपल एक प्रश्न है कि यह तय कैसे होगा कि दूषित मन था? एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, जो करता है, डूअर है, जिसको आप एक्यूज कह रहे हैं, अभियुक्त कह रहे हैं, उसकी मनः स्थिति दूषित थी, यानी कि वह चाहता था अपराध करना। यह तय कैसे हो? हाउ कैन यू डिटरमाइन द मेंस रिया इन एनी क्रिमिनल एक्ट? Because without the mens rea there is no criminal act. No doubt, crime concurred by two element, actus rea and mens rea. अपराध दो तत्वों से मिलकर बनता है। एक को आप बोलते हैं एक्टस और एक को बोलते हैं मेंस। दोनों के आगे लिखते हैं हम लोग रिया। वो हीरोइन वाली रिया नहीं है, ये रिया सेन नहीं है, केवल रिया है। एक्टस का मतलब कृत्य और मेंस का मतलब मनः स्थिति। तो जब तक इन दोनों का मिलन नहीं होता तब तक अपराध नहीं बन सकता, लेकिन अगर इन दोनों का मिलन हो गया तो वह अपराध बन जाएगा, उसको हम अपराध कह देंगे। तो चलिए बताइए कि कैसे आपको पता चलेगा कि मेंस रिया था या नहीं था। इससे संबंधित मैगजीन मैं अभी आपको बता देता हूं, मैगजीन को आप चाहें तो लिख लें, लेकिन तब तक आप ये जरूर सोचिए कि मेरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप आ सकते हैं, लेकिन उसकी देखने की सुविधा हम मंडे से करेंगे। यद्यपि आप अभी भी दे देंगे तो मैं थोड़ा समय निकाल कर उसको देख सकता हूं, लेकिन पढ़ाने के फ्लो में थोड़ा सा दिक्कत होता है। फिर भी हम चाहेंगे कि आप कमेंट करें।
तो पहले मैक्सिम लिख लेते हैं। दो मैक्सिम बहुत इंपॉर्टेंट आती है, दो या तीन मैक्सिम है एक्चुअली। एक तो आप सब जानते हैं, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। कोई कार्य अपराध नहीं है जब तक कि वह दूषित मन के द्वारा न किया जाए। ये जो मैक्सिम है, ये मैक्सिम सेंट अगस्टाइन एक बहुत बड़े विद्वान थे, सेंट थे। उन्होंने इस मैक्सिम का प्रयोग अपने शब्दों में सबसे पहली बार किया। देखिए क्या हुआ कि रोमन लॉ का बड़ा इफेक्ट रहा है हमारे इंग्लिश लॉ पर। डोलस एंड कल्पा दो शब्दों का प्रयोग किया जाता था। दो शब्द आते थे, डोलस एंड कल्पा। यह भी पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, ये समझो आप। इसका मतलब होता है अपराध, कृत्य और आशय। डोलस एंड कल्पा की बात रोमन लॉ से शुरू होती है और रोमन लॉ के ही बड़े अच्छे विद्वान हैं सेंट अगस्टाइन, जिन्होंने एक्टस लिंगुआम निसी सेट मेंस रिया की बात की। यानी कि सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि अगर दिल बुरा नहीं है तो इंसान बुरा नहीं है। अगर आपके मन में दुराशय नहीं है तो आपका कृत्य गलत नहीं है। यह मैक्सिम आती है। उसके बाद इसका प्रयोग लॉर्ड केयन्स करते हैं, लॉर्ड कोक करते हैं। और जो सबसे पहली बार जिस केस में इसका प्रयोग किया, एग्जाम में आया हुआ है कि किस केस में प्रयोग हुआ और सबसे पहले किस लॉर्ड ने इसका प्रयोग किया, तो कोक आप अपने आंसर में लिख लीजिएगा। जो सबसे पहली बार जो केस में इस मैक्सिम की चर्चा आती है वो केस है फाउलर वर्सेस पैगेट। फाउलर वर्सेस पैगेट के केस में सर्वप्रथम इसकी बात आती है कि बिना दूषित मन के कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं होता। एक और मैक्सिम बहुत अच्छी है, एक्टस मी इनविटो। एक्टस मी इनविटो नॉन सेट मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो कार्य मेरे द्वारा नहीं कराया गया मेरा कार्य नहीं है। यानी कि मेरी इच्छा के विरुद्ध कराया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। मैं इसको लिख देता हूं। अब आप कहेंगे सर ये किसी तीसरे की बात कर रहा है क्या? नहीं भाई, आप मेरे बंदूक मेरे सर पे लगाकर कोई काम करवाओगे तो मेरी इच्छा के विरुद्ध कराया गया काम है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और इस मैक्सिम का अर्थ तो आप जानते ही हैं पहले से। इसका अर्थ होता है बिना दूषित मन के किसी कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता। एक और मैक्सिम मुझे याद आ रही है, उसको भी यहां से संदर्भित किया जाना चाहिए। वो मैक्सिम है बच्चों, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, इसका मतलब होता है मेरे द्वारा कराया गया कार्य मेरा है। इसकी जरूरत भी कई बार आ जाती है जब आप ज्वाइंट लायबिलिटी या अबेटमेंट में आप जब पढ़ते हैं, वहां पे इस एस्पेक्ट पर हम इंटेंशन देखते हैं। ज्वाइंट लायबिलिटी, वैकेरियस लायबिलिटी में, अबेटमेंट के मामले में, कॉन्स्पिरेसी के मामले में इस मैक्सिम को जरूर ध्यान में देना चाहिए कि मेरे द्वारा कराया गया कार्य मेरा कार्य। हालांकि अभी इस मैक्सिम और इस मैक्सिम पर ज्यादा अगर आप बहुत चिंतन नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम इसी मैक्सिम से चल जाएगा, लेकिन इसको आप याद जरूर करें। तो इस एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया का प्रयोग तो लॉर्ड कोक ने फाउलर वर्सेस पैगेट के केस में बहुत आराम से कर दिया। लेकिन प्रश्न वहीं पर है जो मैंने चाहा था कि आप में से कोई उत्तर दे। प्रश्न यह है कि हाउ टू डिटरमाइन द मेंस रिया, ये तय कैसे होगा कि दुराशय है। इसको जानने के लिए आपको पूरी एक गंभीर यात्रा करनी होगी। देखिए, मेंसरिया को कहीं भी क्रिमिनल लॉ में परिभाषित नहीं किया गया, कोई परिभाषा मेंसरिया की नहीं। हाँ, मेंसरिया डिनोटिंग टर्म्स है, मेंसरिया को बताने वाले शब्द जरूर हैं। जैसे आप सब जानते हैं आशय, ज्ञान, बेईमानी या कपट, सद्भाव, स्वेच्छा,
उपेक्षा, उतावलापन, ये कुछ शब्द हैं। इस पर एक डिफरेंट वीडियो में बना के डालूंगा। ये मेंस्ट्रुआ को बताने वाले शब्द हैं और इन शब्दों को क्यों जानना चाहिए, क्योंकि इन सब की एक परिभाषा है। आप कहेंगे सर इन सब की तो परिभाषा है, आशय और ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं। मैं एक लाइन में समझाऊंगा इन चीजों को, क्योंकि मूल बिंदु हमारा मेंस्ट्रुआ है। और इस पे एक डिफरेंट आपका पूरा एक वीडियो में 15 मिनट का बना दूंगा। तो आशय का मतलब क्या है? आशय को कमेंट है क्या? एक मिनट भाई। गुड इवनिंग, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी गुड। कई लोगों ने मैक्सिमम भी लिखा है। नहीं संदीप जी, सर्कमस्टांस कैन नॉट बी डिटरमाइन द मेंस्ट्रुआ, सर्कमस्टांशियल फैक्ट इज ओनली अ एविडेंस। मैं आऊंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूंगा। इवन आपने प्रयास किया, वेरी गुड। अभिषेक सुला, एक साउंड में अपने एक्ट को जानते करता है वो उसके परिणाम। गुड अभिषेक, आपने जवाब सही दिया है। इसको और अच्छे से एलोबरेट हम करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग ने मेरा हौसला बढ़ा दिया है। अब मैं और चाप के आपको पढ़ाने वाला हूं, भागिएगा नहीं। आशय का मतलब क्या होता है? इसी को हम दुराशय कह देते हैं, यानी बुरा आशय। आशय शब्द बहुत बड़ा शब्द है क्रिमिनल लॉ में। आशय का अर्थ होता है अ रीजनेबल एप्रीहेंशन रिगार्डिंग द डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस, अर्थात क्या बोलेंगे, ऐच्छिक परिणाम की युक्तियुक्त आशंका। ऐच्छिक परिणाम की युक्ति युक्त आशंका। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक ऐच्छिक परिणाम की युक्ति युक्त रीजनेबल एप्रीहेंशन है। मन लगा के पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, राइटिंग स्किल डेवलप कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तबीयत भी अपनी ठीक रख रहे हैं, मूड भी अपना ठीक रख रहे हैं। एक स्टूडेंट कितना स्ट्रगल करता है वास्तव में अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है। ये मैंने देखा है इन 19-20 सालों। अभी एक बिहार का बच्चा रो रहा था कि सिस्टम की गलती है, हमारी पूरी मेहनत को बर्बाद करता है सिस्टम। तो एक सो कॉल्ड प्रिंसिपल है, मैडम है, उन्होंने उस पर कमेंट किया कि आवारागर्दी करते हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, गवर्नमेंट से जॉब मांगते हो। मैंने उनको पर्सनली कमेंट किया फिर व्हाट्सएप पे। मैंने कहा जीवन में एक भी एग्जाम आपने दिया है? रात रात भर जाग कर आप पढ़ाई की है सालों साल? उसी 5,000 3,000 में पूरा महीना आपने बिताया है? बिना कूलर के आप छत पर टूटे खिड़की दरवाजाओं में बैठकर जून में पढ़ाई किया है? बदतमीजी करना बहुत सरल है। तो जो इंसान और जो भी लोग समाज में इस वक्त हमारे यूथ की मेहनत को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, वो डेड पर्सन है। उनका होना ना होना कोई मूल्य नहीं रखता ओवरऑल। तो आप ऐच्छिक परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि हम जज बन जाएं, एपीओ बन। कोई भी व्यक्ति जब अपराध करता है तो एक डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस उसके दिमाग में, एक ऐच्छिक परिणाम जरूर होता है। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञान बहुत छोटा सा शब्द है जो आशय के अंदर है। आशय ज्ञान में समाहित नहीं है, ज्ञान आशय में समाहित है। ज्ञान का मतलब होता है अवेयरनेस रिगार्डिंग फैक्ट, तथ्यों के बारे में जानकारी, तथ्यों के बारे में जानकारी। आप छत पर से बिना आशय के छत पर से भारी सामान नीचे फेंक रहे हैं और नीचे बच्चे खेल रहे हैं और जाके उसमें से किसी एक बच्चे को वो चोट लग गई, और क्या आपको ये कहने दिया जाएगा कि आपका आशय नहीं था? ज्ञान की उपधारणा कर ली जाएगी कि आपको ज्ञान था, इसलिए आप दंडित होंगे। हां, डिग्री ऑफ पनिशमेंट कम हो जाएगी, वो बात का विषय है, लेकिन आपका मेंस्ट्रुआ प्रिज्यूम किया जाएगा बिकॉज यू हैव प्रॉपर नॉलेज दैट बच्चे वहां पे खेल रहे हैं। हम इस पर पूरी एक वीडियो आपको बना के देंगे। हम मेंस्ट्रुआ पे ज्यादा डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे अब बेईमानी है तो बेईमानी पे डिस्कशन होगा, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस। तो थेफ्ट में जरूरी नहीं है कि हमेशा गेन हो, लॉस भी किसी को आप पकड़ कर रहे हैं, खुद गेन नहीं कर रहे हैं, तो थेफ्ट होता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कपट है, कपट में आप सेक्शन 17 जो कॉन्ट्रैक्ट का है उसको डील करते हुए कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड यानी आणविक कपट की भी बात हम लोग करेंगे, वो भी 5 प्रकार के होते हैं, तो कपट पे हम चर्चा करेंगे। सद्भाव पर अभी हमारी चर्चा होगी, शिक्षा पे अभी हमारी चर्चा होगी मेंस्ट्रुआ के अंदर। तो मेंस्ट्रुआ को अब आसानी से जानने के लिए कुछ एक शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी।
जब कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य का ऐच्छिक परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्य की प्रकृति, कारण, परिणाम जानते हुए, यह जानते हुए कि वह कार्य उचित है या अनुचित, स्वेच्छा करता है, तो यह कहा जाता है कि उसने अपराध किया। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, कुछ शब्दों को ध्यान में लीजिए। पहला शब्द है आपका कार्य की प्रकृति, नेचर। और मैं इसमें आपको मेंस का एक आंसर लिखवाऊंगा फुल। कार्य की प्रकृति, उस कार्य को करने का कारण अगर है तो देखना ही होगा। कार्य का परिणाम, उचित अनुचित का भेद, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज अनजस्ट। उचित अनुचित का भेद, उचित अनुचित का भेद। पांचवा शब्द आता है सद्भाव, यानी सम्यक सतर्कता व सावधानी। और एक शब्द आता है स्वेच्छा। ये जो शब्द आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, इन शब्दों को एक साथ पिरोना है, और पिरोते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में मेंसरिया की अवधारणा की कैसे जाती है। जब कोई व्यक्ति जिसके पास एक सामान्य समझ है, हु इज अ प्रूडेंट मैन, प्रज्ञावान व्यक्ति कौन है? प्रज्ञावान व्यक्ति कौन है भाई? एक शब्द हम आपको दे रहे हैं, प्रज्ञावान व्यक्ति, प्रज्ञावान, प्रूडेंट मैन। प्रज्ञावान व्यक्ति वही है जिसको यह पता है कि कोई कार्य उचित है या नहीं है, यानी कि उसके पास एक एबिलिटी है कि क्या सही है और क्या गलत है। प्रज्ञावान व्यक्ति वही है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे होगा, हर आदमी का मेंटल लेवल अलग होता है, हर आदमी का प्रज्ञा जो है अलग अलग होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो प्रज्ञावान व्यक्ति वो है जो किसी कार्य को, प्रज्ञावान व्यक्ति वो है जो सबसे पहले तो वो जानता है कि उसका कार्य उचित है या अनुचित है। प्रज्ञावान व्यक्ति वो है जो किसी कार्य को सम्यक सतर्कता एवं सावधानी से करता है। छत पर से पत्थर फेंकना है नीचे, तो देखेगा कि भाई कोई हाथ नहीं रहा है। आप लोग गाड़ी चलाते हो तो आप ध्यान देते हो कि बच्चे जा रहे हैं, थोड़ा ब्रेक लगा दो। आप कोई भी काम करते हो, आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप भी तो सम्यक सतर्कता एवं सावधानी से पढ़ाई कर रहे हैं। यार कोई टॉपिक छूटे ना यार, कोई टॉपिक छूट जाएगा, कहीं आ गया एग्जाम में गुरु गड़बड़ा जाएगा। हम लोग मना करते हैं भैया कितना पढ़ोगे, कुछ छोड़ दो बेटा मेंस में। पढ़ने वाले बच्चे चोरी से रात में उसको भी तैयार करते हैं, बोलते हैं नहीं सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा हमारे लिए सोच के कह रहे हैं, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। प्रज्ञावान व्यक्ति वो जो सम्यक सतर्कता एवं सावधानी से कार्य करता है। प्रज्ञावान व्यक्ति वो है जो जानता है कि वह कार्य क्या है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। जीसस याद आ जाते हैं जब हम इस शब्द को प्रयोग करते हैं। जब जीसस को सूली पे लटकाया जाने लगा तो जीसस ने क्या अपराध किया था? जीसस ने तो यही कहा था ना कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। कोई गलत बात तो कहा नहीं, हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर की अवधारणा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सब उसको अपना प्रमुख मानते हैं, पिता मानते हैं, परम पिता मानते हैं। गॉड इज ग्रेट, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। अब इस बात से वहां का राजा, वहां की जनता बुरा मान गई और जीसस को सूली पे लटका दिया गया। उनके शरीर में तमाम चोटें पहुंचाई गई और जीसस ने अपने सूली पे लटकते समय अंतिम वाक्यों में ये वाक्य कहा कि हे ईश्वर इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो जो लोग जीसस के साथ इतना बुरा कर रहे थे, जीसस ने उनके लिए भी कहा कि हे ईश्वर इन्हें माफ कर देना, बिकॉज दे वर नॉट प्रूडेंट, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे डू एक्चुअली। कार्य की प्रकृति नहीं जान रहे हैं,
और ना उसका परिणाम जानना है। परिणाम ये नहीं कि वो मर जाएगा, उसको पीड़ा होगी, वो मजा आ रहा है। परिणाम कि तुम कर क्या रहे हो, इससे तुमको हासिल क्या होगा, क्या सत्य मिट जाएगा, क्या ईश्वर की अवधारणा को मिटा दोगे। ये भावना, न कार्य की प्रकृति जानना है, न परिणाम जानना है, किस कारण कर रहे हो। अरे वो बोल दिया हो गया, ठीक है, वो मानता है, तुम मत मानो। अपने कार्य का कारण, कारण का भी एक अर्थ होता है, वो मैं एक लाइन में आपको अभी बताऊंगा, आप सोचिएगा बाद में। कारण का मतलब होता है किसी कार्य को करने की प्रेरणा, एक मोटिव होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। हालांकि मोटिव इज नॉट कॉज, मोटिव इज अ कॉज बिहाइंड कॉज। हेतु जो है कारण के पीछे का कारण है। देखिए, बैंक रॉबरी आप कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा इज अ कारण। बैंक रॉबरी कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा इज अ कारण। वो पैसे से आप हार्ले डेविडसन बाइक लेना चाहते हैं, कारण के पीछे का कारण, मोटिव, वो मोटिव है। तो मोटिव का इसीलिए एविडेंसरी वैल्यू थोड़ा लेस होता है। मियर ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव आप किसी को पनिश नहीं करते, वो हम लोग बाद में आएंगे एविडेंस में। लेकिन यहां सिंपली आप समझो कि प्रज्ञावान व्यक्ति जानता है कर क्या रहा है। आप रास्ते में, आप नहीं, बहुत सारे हम लोगों के समाज में ऐसे नॉन सीरियस एलिमेंट हैं जो बाइक को नाग नागिन की तरह चला रहे हैं, जॉन इब्राहिम बनने की कोशिश कर रहे हैं। कार की प्रकृति जान नहीं रहे हैं आप। आपको पता है कि आपके कार की प्रकृति कैसी है, आप बहुत रस ड्राइव कर रहे हैं, और अगर लड़ गया तो परिणाम क्या निकलेगा ये भी पता है। और अगर आप बाइक चला ले रहे हैं, दैट्स मीन आपको पूरी तरह से ब्रेक, हैंडल, ये वो, क्लच, गियर सब आ रहा है। इसका मतलब आप सम्यक सतर्कता एवं सावधानी भी बरत सकते हैं, लेकिन आप नहीं बरत रहे हैं। उचित अनुचित का भेद भी आपके पास है, और वो कार्य आप स्वेच्छा कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप किसी को हिट करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इंटेंशन नहीं था, आप बच नहीं सकते। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। हमारे बनारस में एक मेला होता है, नक्कटैया की मेला। हालांकि वो लोग बहुत ही सम्यक सतर्कता एवं सावधानी से करते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप सड़क पर निकल जाएं तलवार लेके, और तलवार को आप एकदम छत्रपति साहू जी महाराज बनकर नचाते हुए जा रहे हैं, तो आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, और वो तलवार किसी को लग जाएगा तो परिणाम क्या निकलेगा। और आप ये भी जानते हैं कि ये तलवार इस तरह से लेके जाना ये विधि विरुद्ध है। और क्या आप सम्यक सतर्कता एवं सावधानी का प्रयोग कर रहे हैं? हाँ, अगर आप कर रहे हैं तब अपराध। लेकिन सामान्य तौर पर यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य की प्रकृति समझता है, किस कारण वह कार्य करने की आवश्यकता है यह जानता है, उस कार्य का परिणाम क्या निकलेगा वह जानता है, उचित और अनुचित का भेद करने की शक्ति है, सद्भाव में कर रहा है अथवा नहीं, यानी सम्यक सतर्कता एवं सावधानी से कर रहा है या नहीं, और वो उचित छोड़कर अनुचित की ओर जाता है, अर्थात वह जानता है कि उसका कार्य गलत है, उसका परिणाम गलत है, और स्वेच्छा करता है, तो वह अपराध करता है, वह उसका मेंसरिया डिसाइड करता है। इसको एक क्रमबद्धता में आपको मेंस राइटिंग में लिखवाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मेंसरिया असल में है क्या। अब इस संदर्भ में बहुत सारे वादों पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस टॉल्सन, आर वर्सेस व्हीट एंड स्टॉक, और बहुत सारे। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक बन क्यों रहा है मेंसरिया? आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन भी आता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। You all know mens rea is a paramount principle of criminal law. Without proving the mens rea, no one can punish, no one can taking any responsibility, imposing any responsibility. तो ये तो ठीक है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि मेंस रिया की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, कि बिना मेंस रिया के तो आप किसी को दंडित कर ही नहीं सकते। तो एक केस आता है आप लोगों के सामने, वो केस आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, शेराज वर्सेस रुट, आई थिंक जैन है, हिंदी में शेराज वर्सेस रुटजन, रुटजन, हाँ ठीक, हिंदी में भी लिख लीजिए शेराज बनाम रुटजन। बड़ा महत्वपूर्ण केस है। केस के फैक्ट पर डील बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, जो मेंसरिया में कहा गया उसकी बात मैं कर रहा हूं, फैक्ट मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊं। तो बात यहां ये आ रही है कि शेराज वर्सेस रुटजन की बात यहां क्यों आवश्यक। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य की प्रकृति, परिणाम, उचित अनुचित का भेद रखते हुए किसी अनुचित कार्य को स्वेच्छा करता है तो वह अपराध है। यह कहा जाता है कि उसका दूषित मन है, ये तो आप जान गए। लेकिन हर जगह इसको प्रूव करना हो। बहुत सारी संविधि ऐसी हैं जिसमें मेंसरिया, एक तो मेंसरिया को डिफाइन नहीं किया किसी ने, किसी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया। मेंसरिया डिनोटिंग टर्म्स दिए गए,
दे दीजिए। मेंस्ट्रुआ डिनोटिंग टर्म दिए गए, तो टर्म्स तो आ गए, लेकिन मान लीजिए कहीं टर्म्स नहीं लिखे हैं या कहीं टर्म्स हैं भी, तो क्या जहां टर्म्स लिखे हुए हैं मेंस्ट्रुआ डिनोटिंग, वहां मेंस्ट्रुआ होगा ही होगा, और जहां नहीं लिखा है वहां मेंस्ट्रुआ नहीं देखेंगे?